हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम आर ओ ई ओ का सिलेबस कर रहे हैं। इसमें हम इसका पार्ट सेकंड देख रहे हैं। पार्ट सेकंड में हमारे है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम एवं नियम। देखिए जो ये पार्ट सेकंड है, इसका चैप्टर 1 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया था। जिसने वो नहीं देखा वो देख लीजिए। फिर उसके बाद में इसका चैप्टर 2 भी ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आज हम इसका देखेंगे चैप्टर 3। ठीक है, तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। आ जाइए। देखिए आप सभी जानते हैं कि परीक्षा की योजना पाठ्यक्रम किस प्रकार का है। आपके 120 प्रश्न होंगे, 120 मार्क्स होंगे। ठीक है, ये दो भागों में बटा होगा। भाग अ में 80 मार्क्स का पेपर होगा और भाग ब 40 मार्क्स का होगा। तो हम भाग सेकंड देख रहे हैं जो 40 मार्क्स का है, और 2 घंटे का आपका पेपर होगा, मतलब 120 मिनट का आपका पेपर होगा। ठीक है, और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। और ये आपका भाग ब का सिलेबस है। हम इसमें राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में नगर पालिकाओं का गठन और शासन ये कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसका देखेंगे कार्य संचालन वार्ड समिति, और फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो नगर पालिका संपत्ति। मतलब ये जो लेक्चर्स हैं ये जल्दी जल्दी कंप्लीट होते जाएंगे। ज़्यादा बड़ा लेक्चर चैप्टर 2 ही था। ठीक है, तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। और ये सारे लेक्चर्स हम देख लेंगे जल्दी ही। इनको सुपरफास्ट तरीके से देखेंगे, मतलब सारी चीज़ें कवर करते जाएंगे। और अगर ऐसा लगता है कि अगर दिन में 2 लेक्चर लाने पड़े तो 2 लेक्चर लाकर भी हम इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो चलो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 पर आते हैं। ये तो अपने यहाँ तक तो कर दिया था ना, एक सेकेंड याद है। ठीक है, चैप्टर 2 तक तो हम कर चुके थे। चैप्टर 3 क्या कह रहा है? चैप्टर 3 में कार्य संचालन और वार्ड समितियाँ दे रखी हैं। इसमें हम ये देखेंगे किस तरीके से जो नगर पालिकाएँ अपने कार्य का संचालन करेंगी, वार्ड समितियों का फॉर्मेशन किस तरीके से किया जाएगा। आ जाइए बिना देरी करे इसको देखते हैं। देखिए धारा 51 कह रही है नगर पालिकाओं की बैठकों के बारे में उपबंध। तो यहाँ पर ये उपबंध किया गया है कि नगर पालिका की जो सामान्य बैठकें होंगी, साधारण बैठक होंगी, वो 60 डेज़ के अंदर, ठीक है, 60 दिन के अंदर कम से कम एक मीटिंग होना जरूरी है। 60 डेज़ मतलब 2 महीने में कम से कम एक मीटिंग होना जरूरी है। 2 महीने नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, 60 डेज़ लिखा हुआ है, तो 60 डेज़ ही याद रखना। ठीक है, 60 दिनों के भीतर एक बार होगी। ठीक है, तो इस प्रकार अगर एक कैलेंडर वर्ष में कितनी मीटिंगें होंगी, तो एक कैलेंडर वर्ष में कितनी 6 मीटिंग होंगी कम से कम भी। ठीक है, तो एक कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम 6 बैठकें होंगी। और बैठकों के कार्य संचालन ऐसी प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा जो विहित की जाए। ठीक है, देखो अध्यक्ष उस तारीख से जिसको नगर पालिका में कम से कम 1/3 सदस्य, 1/3 मेंबर। अब जैसे मान लीजिए कोई, ये तो साधारण मीटिंग हो गई। अब कोई स्पेशल मीटिंग बुलानी है, ठीक है, स्पेशल मीटिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, जो कम से कम 1/3 मेंबर्स इसके लिए लिखित में एक प्रस्ताव पारित करेंगे कि भैया इस तरीके से एक है ना स्पेशल मीटिंग बुलाई जाए। ठीक है, तो ये कितने दिन के अंदर बुला लीजिए? अधिकतम 7 डेज़ के अंदर, मैक्सिमम अधिकतम 7 डेज़ के अंदर इस तरह की स्पेशल मीटिंग बुलाई जा सकती है। आज यहाँ पढ़िए, देखो उस संकल्प को निर्दिष्ट करते हुए जो प्रस्तावित किया जाए, हस्ताक्षरित अनुरोध प्राप्त होता है तो अधिकतम 7 दिन के भीतर की किसी तारीख को विशेष बैठक बुलाई जाएगी। ठीक है, विशेष बैठक की बात करी है तो 7 दिन के भीतर मैक्सिमम 7 डेज़ के अंदर इस तरह की स्पेशल मीटिंग्स का आयोजन किया जा सकता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए अध्यक्ष क्या करता है, ये जो स्पेशल मीटिंग है इसको बुलाने में हो जाता है फेल। ठीक है, तो फिर क्या होगा? अगर जैसे अध्यक्ष अगर फेल हो जाता है तो फिर मुख्य नगरपालिका अधिकारी, ठीक है, उस तारीख को जिसको जैसे मान लीजिए ये 7 दिन के अंदर बुलानी थी और ये फेल हो गया। अब ये 10 तारीख को बुलानी थी, तो 10 तारीख के बाद में 10 दिन के अंदर अंदर ये क्या करेगा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी ऐसी बैठक का आयोजन करेगा। ठीक है, तो समय समाप्त होता है उस दिन से 10 दिन के भीतर ऐसी बैठक बुलाएगा। समझ गए? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 7 दिन के अंदर कौन बुलाएगा? अध्यक्ष बुलाएगा। 10 दिन के अंदर कौन बुलाएगा? मुख्य नगरपालिका अधिकारी इस तरह की स्पेशल मीटिंग कंडक्ट करेगा अगर अध्यक्ष फेल हो जाता है तो। और इसमें कितना 1/3 मेंबर्स का अनुमोदन चाहिए। ठीक है, और एक साल में कितनी बैठकें होंगी? एक साल में 6 बैठकें होंगी कम से कम, और हर 60 दिन के अंदर कम से कम एक बैठक होना जरूरी है। ये वाली बातें कह रहा है, तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, तो वो अब आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए अब धारा 52 देखते हैं, व्यष्टि सदस्यों के अधिकार और विशेषाधिकार। ठीक है, अब यहाँ देखो कोई भी सदस्य किसी नगरपालिका कार्य के निष्पादन की गई किसी उपेक्षा, नगरपालिका संपत्ति की किसी बर्बादी या फिर किसी परिक्षेत्र या नगरीय समस्याओं की ओर समुचित प्राधिकारी का ध्यान आकर्षित कर सकेगा। ठीक है, ये इसके क्या होंगे? अधिकार होंगे कि भैया इस तरीके से कोई नगरपालिका की कोई संपत्ति है या फिर नगरपालिका का जो
असेट्स हैं उनका क्या कराया जा रहा है, उपेक्षा की जा रही है, उनकी बर्बादी की जा रही है। तो इसके फेवर में क्या करेगा, समुचित जो रिलेटेड ऑफिसर होगा उसका ध्यान ये आकर्षित कर सकते हैं। ऐसे किसी भी सुधार का सुझाव भी दे सकते हैं जिसे वो इम्पोर्टेंट समझे, वांछनीय समझे, है ना। प्रत्येक सदस्य को विहित नियमों के अधीन रहते हुए अध्यक्ष से प्रश्न पूछने और नगर पालिका के प्रशासन से सशक्त मामलों पर संकल्प प्रस्तावित करने का क्या होगा, अधिकार होगा। प्रत्येक सदस्य को, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ध्यान रख सकते हैं, प्रत्येक सदस्य को विहित नियमों के अधीन रहते हुए अध्यक्ष से क्या कर सकते हैं, ये प्रश्न पूछ सकते हैं। दे कैन आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम द हेड, ठीक है। ये वाली चीजें कह रही है, तो इन चीजों को ध्यान रखना। प्रत्येक सदस्य को मुख्य नगर पालिका अधिकारी को सम्यक नोटिस देने के पश्चात नगर पालिका कार्यालय में बिना किसी फीस का भुगतान किए, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए प्रत्येक सदस्य को मुख्य नगर पालिका अधिकारी को सम्यक नोटिस देकर बिना किसी फीस का पेमेंट किए अगर उन्हें किसी अभिलेख का निरीक्षण करना है तो उसका उनको क्या होगा, अधिकार होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए नगर पालिका के अभिलेखों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा, तो यहाँ पर इनको क्या है, फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी सदस्यों को, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए स्टूडेंट्स, धारा 53 क्या कह रही है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, कि भैया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में हमें कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये कार्य कर पाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जैसे कोई अध्यक्ष है, कोई उपाध्यक्ष है, तो जिस डेट को ये चुने जाते हैं उस डेट से लेकर 2 ईयर्स तक तो इनके अगेंस्ट में कोई भी नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा, ठीक है। अगर कोई नया बंदा चुन के आता है, न्यूली कोई हेड या सबॉर्डिनेट हेड इलेक्ट हुआ है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए सबॉर्डिनेट हेड या हेड है नहीं, इनकी जगह पर अपन ने उपचुनाव करवाए हैं और नया हेड चुनकर आया है, ठीक है, या सबॉर्डिनेट हेड चुनकर आया है, कोई भी आया है दोनों में से, तो क्या करेंगे, तब इसका जो पीरियड है, अब जैसे मान लीजिए रिमेनिंग पीरियड के लिए चुने जाते हैं, ये अपन को पता ही है कि ये जो हेड और सबॉर्डिनेट हेड उपचुनाव से जो चुनकर आते हैं ये रिमेनिंग पीरियड के लिए आते हैं। तो जैसे मान लीजिए इनका कार्यकाल बचा है 3 साल का, कितना, 3 ईयर्स का बचा है। अभी जिस डेट से चुने गए हैं तो उस डेट से लेकर आधे साल मतलब 1.5 ईयर्स तक इनके अगेंस्ट में कोई भी हम अविश्वास प्रस्ताव नहीं लेकर आएंगे, ठीक है। ये सिंपल सी बातें हैं, ये आपको समझ में आ गई होंगी। आ जाइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में अविश्वास अभिव्यक्त करने वाला प्रस्ताव विहित रीति से किया जाएगा और उस पर विचार किया जाएगा। इस धारा के अधीन प्रस्ताव का कोई भी नोटिस किसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद ग्रहण करने के 2 वर्ष के भीतर या किसी उपचुनाव में निर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है, के मामले में जब तक उसकी पदावधि आदि कालावधि समाप्त ना हो जाए नहीं दिया जाएगा, ठीक है। 2 वर्ष के भीतर नहीं दिया जाएगा और जब तक इनकी आधी कालावधि समाप्त ना हो जाए तब तक इनको नहीं दिया जाएगा, जो नया चुनकर रहा है, ठीक है। सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गया। यदि उपधारा 1 के अधीन कोई प्रस्ताव नहीं लाया जाता है, ठीक है, उपधारा 1 के अधीन कोई प्रस्ताव लाया नहीं गया है, तो उस अध्यक्ष उपाध्यक्ष में अविश्वास अभिव्यक्त करने के लिए किसी पश्चातवर्ती प्रस्ताव का कोई भी नोटिस उस बैठक जिसमें उक्त प्रस्ताव पर विचार किया गया था। अब जैसे मान लीजिए कोई किसी अध्यक्ष उपाध्यक्ष के अगेंस्ट में कोई भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया गया है, ठीक है, परंतु एक नोटिस दिया गया था इनको किसी मीटिंग के अंदर, तो उस मीटिंग से लेकर जब तक 2 साल नहीं हो जाएंगे तब तक नेक्स्ट अविश्वास प्रस्ताव भी नहीं लाया जाएगा, ठीक है। जिस मीटिंग में जैसे कोई नोटिस बैठक जिसमें उस उक्त प्रस्ताव पर विचार किया गया था के पश्चात 2 वर्ष की समाप्ति तक नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अगर कोई नोटिस भी दिया गया है नॉन कॉन्फिडेंस मोशन का, अविश्वास प्रस्ताव का, तो अब फिर अगला जो दिया जाएगा, नोटिस भी दिया जाएगा या अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, तो वो कब लाया जाएगा, 2 साल के बाद ही लाया जाएगा। ये वाली बात कह रहा है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया होगा। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अब धारा 54, वार्ड समिति का गठन। वार्ड समिति का गठन किस तरीके से करें, तो देखो कम से कम 3 लाख की आबादी, कितना, 3 लाख या अधिक की जनसंख्या वाली नगर पालिकाओं के प्रादेशिक क्षेत्रों के भीतर वार्ड समितियां गठित की जाएंगी जिसमें 1 या अधिक वार्ड होंगे, ठीक है। 1 या 1 से अधिक वार्ड हो सकते हैं। 3 लाख से अगर ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वहाँ पर क्या होगा, एक वार्ड समिति बनाई जाएगी, ठीक है। इतना सा ये याद रखें। अब देखिए, प्रत्येक वार्ड समिति में निम्नलिखित होंगे, कौन कौन होंगे, वार्ड समिति के प्रादेशिक क्षेत्रों के भीतर वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले नगर पालिका के सदस्य होंगे जो वार्ड का प्रतिनिधित्व करेंगे। 5 से अनधिक, 5 से कम, ठीक है। ऐसे अन्य सदस्य जो 25 वर्ष की आयु से कम के ना हों, जो नगर पालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान अनुभव रखते हों, नगर पालिका सदस्य नाम निर्दिष्ट किए जाएं। तो 5 से कम, 25 वर्ष की आयु से कम, ठीक है। 5 से तो
अनाधिक कम होने चाहिए और 25 वर्षीय आयु के ज़्यादा के होने चाहिए। ठीक है, ना हो का मतलब 25 वर्षीय आयु के कम के ना हो का मतलब होता है कि 25 वर्षीय आयु के ज़्यादा के होने चाहिए और 5 से कम होंगे ऐसे सदस्य। ठीक है, परंतु कोई व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किए जाने के लिए वार्ड समिति के सदस्य होने के लिए निर्वर्तित होगा। निर्वर्तित का मतलब है डिस्क्वालीफाइड होगा यदि वह इस अधिनियम, अब देखो सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसको है ना नगर पालिका का सदस्य बनने से ही डिस्क्वालीफाई कर रखा है, तो वो यहाँ पे वार्ड समिति का भी सदस्य नहीं बनेगा। ठीक है, वही वाली बात कर रहा है। परंतु कोई व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किए जाने के लिए वार्ड समिति के सदस्य होने के लिए निर्वाचित होगा यदि वह इस अधिनियम के तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन सदस्य के रूप में निर्वाचित किए जाने के लिए भी निर्वाचित होगा, है ना। अगर उसको मेंबर ही नहीं बना सकते तो वार्ड समिति का भी मेंबर नहीं बनेगा। ठीक है, जहाँ किसी वार्ड समिति में एक ही वार्ड है, नगर पालिका में उस वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य उस समिति का क्या होगा, अध्यक्ष होगा। अब देखिए वार्ड समिति के अधीन गठन के पश्चात उसकी प्रथम बैठक में, फर्स्ट बैठक में क्या होता है, फर्स्ट बैठक में जनरली क्या होता है, जो हेड होते हैं इनको इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो हर साल जब भी जिस भी माह में इस तरह की जो प्रथम बैठक होती है, साधारण मीटिंग होती है, तो उसके अंदर इनका जो अध्यक्ष है ना वो चुना जाएगा। तो ये वाली बात कहेगा और ये प्रथम बैठक में प्रत्येक उत्तरवर्ती वर्ष में उसी माह, उत्तरवर्ती मतलब जो नेक्स्ट, जैसे इस साल जनवरी का है महीना है तो नेक्स्ट ईयर भी जनवरी के महीने में उसी मास में उसकी प्रथम बैठक जो फर्स्ट मीटिंग होती है, जहाँ वार्ड समिति में 2 या अधिक वार्ड हों, वहां उस समिति के अध्यक्ष के रूप में नगर पालिका में ऐसे वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य में से एक का निर्वाचन करेगी। ठीक है, अध्यक्ष उसका उत्तराधिकारी निर्वाचित होने तक पद धारण करेगा और पुनर्निर्वाचन के लिए क्या होगा, पात्र होगा, री इलेक्शन के लिए पात्र होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं आप। कई बार क्या होता है, इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि जो अध्यक्ष है वो री इलेक्शन के लिए सिर्फ 2 बार हो सकता है या 4 बार हो सकता है, तो पुनः ऐसा कुछ दे नहीं रखा है, इसमें 2 बार 4 बार हो सकता है, तो री इलेक्शन के लिए पात्र होगा, कितनी बार ही होता रहे। ठीक है, अध्यक्ष जैसे ही वह सदस्य ना रहे अपना पद क्या कर देगा, रिक्त कर देगा। देखो अध्यक्ष का पद उसकी अवधि की समाप्ति के पूर्व रिक्त होने की दशा में क्या होगा, वार्ड समिति रिक्त होने के पश्चात सुविधा अनुसार, ठीक है, उपधारा 4 के अनुसार नए अध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। ये सभी जानते हैं कि जब भी कोई अध्यक्ष है वो रिटायर होता है अपने पोस्ट से, तो उससे पहले क्या होता है, नए अध्यक्ष का क्या कर लेते हैं, निर्वाचन इलेक्शन प्रोसीजर चालू कर देते हैं। परंतु इस प्रकार निर्वाचित अध्यक्ष पद केवल तब तक धारित करेगा जब तक वह व्यक्ति जिसके स्थान पर वह निर्वाचित हुआ है, यदि ऐसी रिक्ति ना हुई होती तो उस पद को धारण करता। मतलब कि सिंपल सी बात है कि जो पहला वाला हेड है वो जितने पीरियड के लिए चुना गया, वो 5 साल के लिए चुना गया है। अब वो 5 साल से पहले मतलब 4 साल तक उसने जॉब करी और 4 साल बाद चला गया। ठीक है, अब 1 साल के लिए ही नया निर्वाचन हुआ, कहने का मतलब यह है। ठीक है, और देखिए वार्ड समिति की अवधि नगर पालिका की अवधि की सह विस्तारित होगी। मतलब वार्ड समिति और नगर पालिका की अवधि बिल्कुल इक्वल होगी। नगर पालिका आदेश द्वारा वार्ड समिति के कृत्यों कर्तव्यों ऐसी समितियों के प्रादेशिक क्षेत्रों और उसके कारोबार के सहव्यवहार के लिए ऐसी समिति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को परिभाषित करेगा। वार्ड समिति के अध्यक्ष सहित 3 सदस्यों से गण पूर्ति होगी, है ना। क्वारम के लिए कितने मेंबर चाहिए, 3 मेंबर चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कई बार पूछा गया है। क्वारम में कितने होने चाहिए, गणपूर्ति के लिए 3 सदस्य होने चाहिए। और वार्ड समिति उसके कारोबार या संव्यवहार की प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगी जो नगर पालिका द्वारा क्या होंगे, बनाए जाएंगे। अब देखिए समितियों की बात कर रहे हैं। प्रत्येक नगर पालिका में कार्यपालक समिति होगी। ठीक है, कार्यपालक समिति का काम क्या होता है, कार्य का संचालन करना। तो प्रत्येक नगर पालिका के अंदर एक कार्यपालक समिति होगी जिसके अंदर कौन कौन होंगे, तो इसमें नगर पालिका का अध्यक्ष होगा एक, ठीक है, नगर पालिका का उपाध्यक्ष होगा, विपक्ष का नेता होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। ठीक है, इसमें इसके साथ में कौन होंगे, नगर निगम, नगर परिषद के मामले में कितने सदस्य, 7 सदस्य। ठीक है, और 2 सदस्य कहाँ से होंगी, महिलाएं होंगी इसमें। जो 7 है मतलब 5 + 2 = 7 मेंबर्स जो नगर पालिका या फिर नगर परिषद से आएंगे, ऐसे मेंबर्स होंगे इसके अंदर। ठीक है, नगर पालिका बोर्ड के मामले में कितने सदस्य, नगर पालिका बोर्ड के मामले में इसमें 5 सदस्य होंगे। ठीक है, 5 सदस्य से ज़्यादा नहीं होंगे, तो ऐसे याद रख सकते हैं। नगर निगम और नगर परिषद में कितने, 7 सदस्य होंगे जिसमें से 2 महिलाएं होंगी। और नगर पालिका बोर्ड के मामले में कितनी, 5 सदस्य होंगे। नगर पालिका उपधारा 3 के अधीन गठित समितियों के अध्यक्ष होंगे। ठीक है, यहाँ पे जो नगर पालिका द्वारा गठित अपन ने समितियाँ करी हैं उनके अध्यक्ष भी इसके मेंबर्स होंगे। तो ये याद रखने हैं आपको 6 के 6 पॉइंट। ठीक है, अब ये नेक्स्ट चलते हैं। अब देखें नगर पालिका का मुख्य नगर पालिका अधिकारी कार्यपालक समिति का पदेन सचिव होगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसमें क्या होगा, नगर पालिका का जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी होता है वो कार्यपालक समिति का क्या होता है, पदेन सचिव होता है। ठीक है,
तो नगर पालिका का मुख्य नगर पालिका अधिकारी क्या हो गया, कार्यपालक समिति का पदेन सचिव हो गया। इतना याद रखना है, नगर पालिका का मुख्य नगर पालिका अधिकारी कार्यपालक समिति का पदेन सचिव होगा। ठीक है, कई बार क्या होता है ये चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, पढ़कर निकल जाते हैं और एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। कार्यपालक समिति के अतिरिक्त प्रत्येक नगर पालिका 10 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनी निम्नलिखित समितियां भी गठित करेगी। 10 से अनधिक मतलब मिनिमम 10 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं होंगे। ठीक है, 10 से अनधिक सदस्यों से, मेंबरों से इस तरह की कमेटियां बनाई जाएंगी जिसमें मिनिमम वो मैक्सिमम कितने 10 मेंबर्स हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने, मैक्सिमम 10 मेंबर्स। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर। अब देखो इसमें कौन सी समितियाँ होंगी, समितियाँ गठित करेंगी। वित्त समिति, अब देखो एक या अधिक स्वास्थ्य या स्वच्छता समितियाँ। अब जैसे स्वास्थ्य या स्वच्छता समितियों का गठन किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लीजिए पर नगर पालिका, ठीक है, प्रत्येक नगर पालिका में 50 वार्डों तक के लिए, अगर 50 वार्ड हैं किसी नगर पालिका में, तो वहाँ जब ये स्वास्थ्य समितियों का गठन किया जाएगा तो यहाँ पर क्या है 50 वार्डों तक के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर 50 वार्ड हैं, 50 वार्ड, ठीक है, 50 वार्ड हैं या 50 तक वार्ड हैं, तो यहाँ पर कितनी, एक समिति। अगर 51 से लेकर कितने 75 तक हैं तो 2, और यहाँ पर अगर 75 से अधिक हैं, 75 से मोर, ठीक, अधिक, तो यहाँ पर कितने 3 समितियों का गठन किया जाएगा। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको याद रख सकते हैं। देखो पढ़ भी देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, परंतु प्रत्येक नगर पालिका 50 वार्ड तक के लिए एक समिति, 91 वार्ड से लेकर 75 वार्डों तक के लिए 2 समितियां और 75 से अधिक वार्डों के लिए 3 समितियों का गठन किया जाएगा। ठीक है, समिति कमेटी जो भी है उनका गठन किया जाएगा। आप ऐसे याद रख सकते हैं। एक या अधिक सार्वजनिक मार्गों, स्थानों, भवनों में रोशनी समितियां बनाई जाएंगी और इनके अंदर भी सेम वही बात है, 50 वार्डों तक एक, ठीक है, समिति, 51 से लेकर 75 वार्डों तक के लिए 2 समिति और 75 से अधिक वार्डों के लिए 3 समितियों का गठन किया जाएगा। भवन अनुज्ञा और सकर्म समिति, गंदी बस्ती सुधार समिति, महिला और बाल विकास, गरीबी उन्मूलन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए भोजन व्यवस्था समिति, नियम और विधियां समिति, उपधाराओं का शमन समझौता समिति। अब देखिए नगर पालिकाओं के कृत्यों को दृष्टिगत रखते हुए, अगर जैसे मान लीजिए ऐसा लग रहा है कि नगर पालिका के जो वर्क हैं उनको ध्यान में रखते हुए नगर निगम के मामले में कितनी होनी चाहिए, नगर निगम के मामले में 8 से कम, ठीक है, नगर परिषद के मामले में 6 से कम, 6 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और नगर पालिका बोर्ड के मामले में 4 से कम ऐसी समितियां गठित करी जा सकती हैं जो आवश्यक समझी जाएं। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए आपको नगर पालिकाओं के कार्य देखते हुए लग रहा है कि नगर निगम में यहाँ पर हमें समितियों का गठन करना है, तो वहाँ 8 से ज़्यादा समितियाँ गठित नहीं की जाएंगी। नगर परिषद के मामले में आपको लगता है तो वहाँ 6 से ज़्यादा नहीं की जाएंगी, और नगर पालिका बोर्ड के अंदर आपको लगता है तो वहाँ 4 से ज़्यादा नहीं की जाएंगी कमेटी का फॉर्मेशन। ये बात कह रहा है। फिर आ जाइए, परंतु राज्य सरकार नगर पालिका कृत्यों को दृष्टिगत रखते हुए इस खंड में विनिर्दिष्ट समितियों को अधिकतम सीमा में वृद्धि कर सकती है। किसके पास पावर है? राज्य सरकार के पास पावर है। अगर उसको लगता है कि अगर जो नगर पालिकाओं के कार्य हैं उनको संचालन करने में हमें कठिनाई हो रही है और हमें और समितियों की जरूरत है, तो राज्य सरकार और समितियों का गठन कर सकती है। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, कार्यपालक समिति, देखो कार्यपालक समिति को ऐसी शक्तियां दी जाएंगी जिससे वो अपने कार्य का संचालन कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो समितियों का गठन किया जाएगा, जैसे नगर पालिका का जिस दिन फॉर्मेशन होता है उस दिन से 90 दिन के भीतर, कितने दिन के भीतर, 90 डेज के अंदर इस तरह की कमेटी का फॉर्मेशन किया जाएगा। अगर नगर पालिका इस तरह की कमेटी फॉर्म करने में फेल हो जाती है तो क्या किया जाएगा? राज्य सरकार ऐसी कमेटियों को गठन करेगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ देखिए स्पष्टीकरण दे रखा है। स्पष्टीकरण में ये दे रखा है जैसे नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या है, आपको ऐसा लगेगा नॉमिनेटेड मेंबर किसी भी कमेटी के सदस्य नहीं माने जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं है। नॉमिनेटेड मेंबर्स को भी इस धारा के तहत किसी भी समिति का सदस्य नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अधीन गठित किसी समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। नाम निर्दिष्ट सदस्य को, नॉमिनेटेड मेंबर को किसी भी सदस्य कमेटी का क्या बनाया जा सकता है? मेंबर बनाया जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए धारा 56, सदस्यों से भिन्न व्यक्ति, जो सदस्य नहीं है उनसे डिफरेंट व्यक्ति समिति में कब कार्य कर सकते हैं, कब कर पाएंगे भाई? जब वो स्पेशल ज्ञान रखते हों। स्पेशल मतलब जैसे मान लीजिए उन्हें विशेष अर्हता है, स्पेशल क्वालिफिकेशन है या फिर स्पेशल क्वालिटीज़ हैं और उनको ज़रूरत है कि भैया समिति के इस कार्य के संचालन के लिए हमें इस व्यक्ति की ज़रूरत है, तो हम इस तरह के व्यक्तियों का क्या है अपॉइंटमेंट कर सकते हैं।
देखो यहाँ पे बता भी रखा है, परंतु इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, कार्यपालक समिति को छोड़ के, ठीक है, जो कार्यपालक समिति को छोड़कर बाकी सभी समितियों में इस तरह के मेंबर्स अपॉइंट किए जा सकते हैं। यहाँ पे पढ़ भी लीजिए। इस अधिनियम में अंतर्विशिष्ट किसी बात के होते हुए भी नगरपालिका के लिए समय समय पर सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम आधे सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा ऐसे व्यक्तियों को क्या है अपॉइंट किया जा सकता है। आ जाइए इसमें देख लीजिए, आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि धारा 55 के अधीन किसी समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त करना विधिपूर्ण होगा, परंतु किसी समिति में इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की संख्या ऐसे समितियों के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। तो ऐसे जो मेंबर्स होंगे वो 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। आधे से ज़्यादा जो मेंबर्स हैं उनका समर्थन चाहिए अगर इस तरह के मेंबर्स को अपॉइंट करना है, ठीक है। तो कौन से विशेष आहारताएं रखने वाले व्यक्ति, स्पेशल क्वालिटीज़ हैं जिनके अंदर, ठीक है। सदस्यों के कर्तव्य, शक्तियां, दायित्वों, निर्णयताओं, नियोक्ताओं से संबंधित इस अधिनियम के समस्त उपबंध यथाशक्य ऐसे व्यक्तियों पर लागू होंगे। धारा 57 में समिति का अध्यक्ष, अब देखा अध्यक्ष की बात कर रहा है, जैसे नगरपालिका का अध्यक्ष किसी समिति का अध्यक्ष सदस्य है तो वह उस समिति का क्या होगा, पदेन अध्यक्ष कहलाएगा। सिंपल सी बात है, नगरपालिका का अध्यक्ष किसी समिति का क्या है, सदस्य है, तो वो क्या कहलाएगा, पदेन अध्यक्ष कहलाता है। नगरपालिका का जैसे उपाध्यक्ष है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अध्यक्ष इस कमेटी का मेंबर नहीं है, तो यहाँ पर जो उपाध्यक्ष होगा फिर वो पदेन अध्यक्ष हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। आ जाइए यहाँ पर, नगरपालिका किसी सदस्य को ऐसे किसी भी समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकेगी जिसका कोई पदेन अध्यक्ष नहीं है। प्रत्येक समिति जिसका कोई पदेन अध्यक्ष या नगरपालिका द्वारा नियुक्त अध्यक्ष है, प्रत्येक बैठक में जिसमें ऐसा अध्यक्ष उपस्थित ना हो तो अपने सदस्यों में से ऐसी बैठक का अध्यक्ष नियुक्त कर सकेगी। प्रत्येक समिति जिसका कोई पदेन अध्यक्ष या नगरपालिका द्वारा नियुक्त अध्यक्ष नहीं हो तो अपने सदस्यों में से समय समय पर अपना अध्यक्ष नियुक्त कर सकेगी। तो सिंपल सी बात है कि अध्यक्ष नियुक्त कर लिया जाएगा अगर अध्यक्ष नहीं होगा तो। और अगर जैसे मान लीजिए कोई किसी नगरपालिका का कोई सदस्य किसी समिति का मेंबर है तो वो उसका पदेन अध्यक्ष हो जाएगा। और जहाँ पर अध्यक्ष किसी कमेटी का मेंबर नहीं है तो वहाँ पर कौन मेंबर हो जाएगा, जैसे उपाध्यक्ष उसका मेंबर है तो उपाध्यक्ष उस कमेटी का मेंबर मतलब अध्यक्ष हो जाएगा, पदेन सदस्य अध्यक्ष हो जाएगा, ठीक है। अब देखो धारा 58 बैठक में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। बैठकों में कैसी प्रक्रियाओं को अपनाया जाएगा। नगर पालिका की किसी समिति की साधारण बैठक में 2 मास के भीतर, अपन ने पढ़ा था 60 डेज के अंदर अंदर एक साधारण बैठक होनी चाहिए, ठीक है। तो 2 मास के भीतर ऐसी प्रक्रिया के अनुसार संचालित की जाएगी जो विहित की जाए। यदि किसी समिति का अध्यक्ष 15 दिवस से अधिक की कालावधि के लिए नगर पालिका से क्या रहता है, एब्सेंट रहता है, अनुपस्थित रहता है, 15 दिन से ज़्यादा, ठीक है, 15 डेज से ज़्यादा, तो उसकी अनुपस्थिति में नगर पालिका का अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष उसकी बैठक बुला सकेगा। कौन? किसी समिति का अध्यक्ष कौन है, किसी समिति का अध्यक्ष है और वो एब्सेंट है 15 दिन से ज़्यादा, तब नगर पालिका का अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष ऐसी बैठक संचालित कर सकेगा। सिंपल सी बात है। तो आगे समझ में, ठीक है। आज यहाँ पर अब देखिए स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 3, ये पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ करती है। आज ये देखिए, जो समितियाँ बनाई गई हैं जैसा वे उचित समझें अपनी बैठकें कर सकेंगी और उन्हें क्या कर सकेंगी, स्थगित कर सकेंगी। परंतु यहाँ पर क्या है, समिति का जो अध्यक्ष होगा जब कभी वह ठीक समझे, उसे जब भी सही लगे तो वो क्या करेगा, नगर पालिका के अध्यक्ष के साथ या समिति के कम से कम 2 सदस्यों के लिखित अनुरोध पर इस तरह की एक स्पेशल बैठक बुला सकेगा, जो कितने दिन के अंदर होनी चाहिए, कम से कम 2 दिन के अंदर ही हो जानी चाहिए। उसमें 2 दिन से ज़्यादा का समय नहीं लेना है उसमें, ठीक है। लिखित अनुरोध पर ऐसी तारीख को जो ऐसे अनुरोध के प्रस्तुतिकरण से 2 दिन से बाद की ना हो, ऐसी समिति की विशेष बैठक बुला सकेगा, स्पेशल मीटिंग बुला सकेगा, ठीक है। कौन बुला सकेगा? अध्यक्ष बुला सकेगा, जो नगर पालिका के अध्यक्ष की रिकमेंडेशन हो साथ में, या फिर समिति के कम से कम 2 सदस्यों का लिखित अनुमोदन हो, तब वो इस तरह की स्पेशल मीटिंग बुला सकेगा। और वो विदिन 2 डेज के अंदर ही बुला लेगा, जिस दिन इस तरीके का उसको लिखित क्या मिलती है, अनुरोध मिलता है, ठीक है। समिति के किसी बैठक में कोई कार्य तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उसमें समिति के कितने आधे सदस्य उपस्थित ना हो जाए। तो समिति में कितने 50% मेंबर्स रिक्वायर्ड हैं किसी कार्य को करने के लिए। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए धारा 59, समितियों का नगर पालिका के अनुदेशों के अधीनस्थ होना तथा नगर पालिका की अपेक्षाओं का उनके द्वारा अनुपालन किया जाना, ठीक है। यहाँ पे देखिए, वार्ड समिति को सम्मिलित करते हुए प्रत्येक समिति ऐसे अनुदेशों के अनुरूप कार्य करेगी जो नगर पालिका द्वारा समय समय पर दिए जाएं। कोई भी समिति किसी भी स्कीम, नगर पालिका निधि से व्यय का अनुमोदन तब तक नहीं कर सकती जब तक कि वह नगर पालिका द्वारा पारित वार्षिक बजट अनुपूरक बजट में पहले ही अनुमोदित नहीं कर दिया गया हो, ठीक है। तो जो पहले बजट में हो उसी से ही रिलेटेड वो क्या कर सकेगी,
अनुमोदन खर्चे कर सकेगी, व्यय कर सकेगी, और जो बजट में नहीं हो उसके अलावा नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये वाली बात कर रहा है। नगर पालिका किसी भी समय किसी समिति की किन्हीं कार्रवाइयों से कोई भी उदाहरण तथा किसी ऐसे मामले जिसके बारे में कार्रवाई करने के लिए किसी समिति को प्राधिकृत या फिर निर्देशित किया गया है, संबंधित या संबंध कोई विवरण लेखा रिपोर्ट मांग सकेगी। ऐसे प्रत्येक अध्यपेक्षा का या समिति द्वारा जिसके प्रकार की अध्यपेक्षा की गई है बिना किसी अनुचित विलंब के पालन किया जाएगा। धारा 54 और 55 के अधीन नियुक्त किसी समिति द्वारा पारित प्रत्येक संकल्प ऐसे नियमों के अनुसार जो नगरपालिका द्वारा निमित्त बनाए जाएं, नगरपालिका के पुनरीक्षण के अध्ययन होगा और नगरपालिका को अपील की जा सकेगी। ठीक है, तो जो भी कमेटियां हैं, समितियां हैं, उन्होंने कोई प्रत्येक संकल्प पारित किया है तो वो किसके अध्ययन होगा? नगरपालिकाओं के अध्ययन होगा, और नगरपालिकाओं में उसके अगेंस्ट में अपील भी की जा सकती है। वार्ड समिति के सम्मान कृत्य, ठीक है, सामान्य कृत्य वो जो वार्ड समिति है इसकी क्या क्या जनरल वर्क्स होंगे वो यहाँ पर देखते हैं। आज ये देखो, वार्ड समिति निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन कर सकेगी, जैसे वार्ड में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सहायता करना, वार्ड में स्वच्छता कार्य के पर्यवेक्षण ऑब्जर्वेशन है ना, इसकी सहायता करना, वार्ड के लिए विकास स्कीमों के तैयार किए जाने और उसके प्रोत्साहन में सहायता करना, वार्ड में लोगों के विभिन्न समूह में सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन, एकता को क्या है प्रोत्साहित करना, सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक श्रम और माल और धन के रूप में दान जुटाना, वार्ड से संबंधित विकास स्कीमों के क्रियान्वयन में सहायता करना, विकास और कल्याण स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए हितकारियों की पहचान में सहायता करना, कला और संस्कृति गतिविधियों और क्रीड़ा और खेल कूद गतिविधियों को प्रोत्साहित करना, नगर पालिका के विकास क्रियाकलापों के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक स्वैच्छिक क्रियाकलापों में जनता की सहभागिता को सुनिश्चित करना, नगर पालिका को शोध्य करों, फीस, अन्य रकमों के समय पर संग्रहण में सहायता करना, वार्ड में पार्कों के रखरखाव में सहायता करना, वार्ड में स्ट्रीट लाइटों के रखरखाव में सहायता करना, ऐसे अन्य कृत्य जो उस नगर पालिका द्वारा समानुदेशित किए जाएं। धारा 61 देखो, शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य जो प्रत्यायोजित किए जा सकेंगे। ठीक है, प्रत्यायोजित मतलब ट्रांसफर किए जा सकेंगे। तो सिंपल सी बात है, जितने भी नगर पालिका के जो कार्य होंगे वो क्या है, वार्ड समितियों को ट्रांसफर कर दी जाएंगी, जैसा भी उनको जरूरत लगेगी। आज ये पढ़ लेते हैं। देखो, कोई भी ऐसी शक्ति, कर्तव्य या कार्यपालक कृत्य जिसका प्रयोग निर्वहन या पालन नगर पालिका द्वारा उसकी ओर से किया जा सकता हो, तो धारा 55, 157, 158 के अधीन विहित शक्तियां, कर्तव्य और कृत्यों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट डाले बिना इन धाराओं पर, तो ऐसे निर्बंधनों, परिसीमनों और शर्तों के अध्ययन रहते हुए विहित की जाए। इस अधिनियम के अधीन समितियों को क्या कर सकती हैं? प्रत्यायोजित की जा सकती है, ट्रांसफर की जा सकती है कि भैया ये जो शक्तियाँ हैं, पावर हैं, वर्क हैं, है ना, कर्तव्य हैं, तो ये ड्यूटीज़ हैं, ये आपको हम क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं। बस आपको क्या है, कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, किन पर? धारा 55, 57 और 158 पर। जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए और कार्यभार संभालने के लिए कोई उपाध्यक्ष नहीं हो, तब क्या होगा? देखो, अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया और उपाध्यक्ष नहीं है, तो फिर मेंबर्स में से चुना जाएगा। नगर पालिका प्रवर्तन नियमों के अनुसार किसी अध्यक्ष का निर्वाचन होने तक अध्यक्ष की शक्तियां, कर्तव्य और कार्यपालक कृत्य नगर पालिका के ऐसे सदस्य को जिसके द्वारा उसका प्रयोग किया जाना वह ठीक समझे, विहित रीति से बुलाई जाने वाली बैठकों में प्रत्यायोजित किया जा सकता है। ठीक है, जब अध्यक्ष नहीं है और अध्यक्ष का तो पद रिक्त हो गया है और उपाध्यक्ष है नहीं, तब क्या होगा? सदस्य को, नगर पालिका जो सदस्य है उसको ऐसी पावर ट्रांसफर कर दी जाएंगी। परंतु जब अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों या महिलाओं के सदस्य हों, तो इन्हीं कैटेगरी से, इसी जातियों से या महिलाओं का ही सदस्य होना चाहिए। अगर वो नहीं है तब किसी अन्य सदस्य को ये पावर ट्रांसफर की जा सकती है। ऐसी बात कहेगा। अजय देख लीजिए, अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए तब अध्यक्ष की शक्तियां, कर्तव्य, कार्यपालक कृत्य उन जातियों, जनजातियों, वर्गों से संबंधित सदस्य या फिर यथास्थित महिला सदस्य को प्रत्यायोजित किए जाएंगे, और उक्त जातियों, जनजातियों, वर्गों और संबंधित यथास्थित कोई महिला सदस्य नहीं हो तो ऐसे अन्य सदस्य को प्रत्यायोजित किए जाएंगे जिसे वह उपयुक्त समझे। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, धारा 62 में क्या लिखा है? नगर पालिका तथा समितियों के कार्य, ठीक है, और कार्रवाइयाँ, उसके सदस्यों की निरर्ता, मतलब अगर जैसे मान लीजिए कोई नगर पालिका है या कोई समिति है, तो उन्होंने जो कार्य किए हैं, कार्रवाइयाँ की हैं, अगर इनके कोई मेंबर्स हैं, अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो इसके कारण उनके जो ये वर्क किए गए थे, कार्रवाई की गई थी, इनको कंटेम्प्ट नहीं किया जाएगा, इनको दूषित नहीं माना जाएगा। ठीक है, इनको बिल्कुल वैलिड माना जाएगा। ठीक है, ये वाली बात कह रहा है। किसी साधारण बैठक या इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी समिति के सदस्य के रूप में या अध्यक्ष या पीठाधीन अधिकारी के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की कोई निरर्ता, है ना, कोई डिस्क्वालीफाई हो जाए, या फिर उसके निर्वाचन या नाम निर्देशन या फिर नियुक्ति में हुई कोई त्रुटि, कोई मतलब एरर के कारण उसके
अपॉइंट कर दिया गया या नगर पालिका या ऐसे स्थित ऐसी समिति के किसी कार्य कार्रवाई को जिसमें ऐसे व्यक्ति ने भाग लिया हो तो ऐसे ऐसा जो कार्य है कार्रवाई है उसको दूषित नहीं समझा जाएगा। सिंपल सी बात ये कही गई है, ठीक है। जहाँ मतलब जो उसने कार्य किए थे वो उस समय वैलिड माने जाएंगे। जहाँ किसी सदस्य या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को किसी निर्वाचन याचिका के परिणाम स्वरूप सम्यक रूप से निर्वाचित नहीं हुआ घोषित कर दिया जाए, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए कोई सदस्य है, कोई अध्यक्ष है या कोई उपाध्यक्ष है, उसके निर्वाचन याचिका के कारण उसको क्या है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, उसको निर्वाचित हुआ नहीं माना जाए, तो ऐसी तारीख से उस रूप में कार्य करना वो बंद कर देगा। किंतु उसके द्वारा अपने पद पर संबंधित कार्य निष्पादन में उस समय तक किए गए कार्य ऐसे घोषणा के कारण अविधि मान्य नहीं होंगे, मतलब उनको मतलब इनवैलिड नहीं किया जाएगा, ठीक है। उनको वैलिड ही माना जाएगा जो उसने कार्य किए थे। आ जाइए यहाँ पे देखिए, नगर पालिका का या इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी समिति का कोई संकल्प किसी सदस्य पर नोटिस की तामील में हुई किसी अनियमितता के कारण अविधि मान्य नहीं समझा जाएगा, बशर्ते कि ऐसी अनियमितता का नगर पालिका या समिति की कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़ा हो, जब तक इसके प्रतिकूल साबित नहीं किया जाए, ठीक है। नगर पालिका या अधिनियम के अधीन नियुक्ति किसी समिति की प्रत्येक बैठक जिसकी कार्रवाई के संबंध में कोई कार्यव्रत या अधिनियम के अनुसार तैयार और हस्ताक्षरित किया गया है सम्यक रूप से बुलाया या फिर आयोजित की गई समझी जाएगी, और बैठक के समस्त सदस्य सम्यक रूप से आहृत मतलब डिस्क्वालीफाई समझे जाएंगे। और जहां ऐसी कार्रवाई किसी समिति की कार्रवाइयों हों या वहां ऐसी समिति सम्यक रूप से गठित की गई हो या कर्तव्य में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में कार्रवाई करने की शक्ति रखने वाली समझी जाएंगी। देखो, नगर पालिका की समिति में किसी रिक्ति के दौरान ऋण सदस्य इस प्रकार कार्य करते रहेंगे मानो कि कोई रिक्ति नहीं हुई है। अब देखिए स्टूडेंट्स, धारा 63 क्या कह रही है, नगर पालिका द्वारा उपगत समस्त खर्चों जो नगर पालिका के द्वारा जो खर्चे किए गए हैं, जो एक्सपेंसेस किए गए हैं, व्यय किए गए हैं के लिए साधारणतः कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, नगर पालिका का जो निधि होगा, नगर पालिका फंड होगा, उसी से ही ये सारे चार्जेस पे किए जाएंगे। तो देखिए इसमें अन्यथा उपबंधित को छोड़कर कोई भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या कोई सदस्य नगर पालिका द्वारा की ओर से की गई कोई भी संविदा, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, कोई करार किया गया है के संबंध में या किसी उपगत किसी व्यय जो भी खर्चे किए गए हैं के लिए व्यक्तिगत रूप से क्या होगा, रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ठीक है। ये रेस्पॉन्सिबल कौन होगा, इसके लिए नगर पालिका ही रेस्पॉन्सिबल होगी, ये व्यक्तिगत रूप से रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, ठीक है। नगर पालिका निधि ऐसे किसी भी संविदा या करार से संबंधित समस्त लागतों तथा ऐसे समस्त व्ययों के लिए दायी और उससे भारित होगी, कौन होगी, नगर पालिका होगी, ना कि ये व्यक्तिगत रूप से अध्यक्ष उपाध्यक्ष या फिर सदस्य ये नहीं होंगे, ठीक है। प्रत्येक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष या सदस्य नगर पालिका के स्वामित्वाधीन या उसमें निहित किसी धन या अन्य संपत्ति के दुर्विनियोग के लिए जिसमें वह पक्षकार रहा है या ऐसे धन या संपत्ति की किसी हानि या दुर्व्यवहार के लिए उसके अवचार के कारण हुआ या फिर जिसको उसके अवचार ने सुकर बनाया या दायी होगा, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए अगर कोई अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, सदस्य है, अगर वो नगर पालिका का स्वामित्वाधीन मतलब उसके कंट्रोल में थे सारी पावर्स और उसमें वो क्या कर रहा था, संपत्ति का मिसयूज कर रहा था, ठीक है, या फिर उसने कोई ऐसा इलीगल कॉन्ट्रैक्ट किया जिससे उसे फायदा हो जाए, तब वो क्या होगा, वो रेस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। तब नगर पालिका रेस्पॉन्सिबल नहीं होगी, तब कौन होगा, तब वो बंदा रेस्पॉन्सिबल होगा जिसने इस तरीके का दुर्विनियोग किया गया है या फिर उसने कुछ इस तरीके का इलीगल कोई कार्य किया, ठीक है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य, मुख्य नगर पालिका अधिकारी या अन्य अधिकारी या व्यक्ति जिसे इस अधिनियम द्वारा उसके अधीन कार्यपालक शक्ति प्रदान की जाए ऐसी हानि दुर्व्यय दुर्विनियोग के लिए दायी होगा, रेस्पॉन्सिबल होगा यदि वह उसकी उपेक्षा का सीधा परिणाम है या उसके अवचार के कारण हुआ है या जिसे उसके अवचार ने सुकर बनाया है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 64 क्या कह रहा है, नगर पालिका के पदाधिकारियों का किसी संविदा में हित नहीं रखना, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए आप किसी नगर पालिका के पदाधिकारी हैं तो आप क्या है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आपका खुद का कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये किसके फेवर में होना चाहिए, नगर पालिका के फेवर में होना चाहिए, जनता के फेवर में होना चाहिए, नहीं कि आपके फेवर में हो। अगर इस तरह का कोई आप फेवर रखते हैं तो फिर आपको क्या है, अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए दंडित भी किया जा सकता है। आ जाइए इसमें पढ़ते हैं, देखो कोई भी व्यक्ति जो किसी नगर पालिका के साथ उसके द्वारा उसकी ओर से की गई किसी संविदा, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है या फिर किसी नगर पालिका के साथ उसके अधीन उसके द्वारा उसकी ओर से किसी नियोजन, कोई प्लानिंग में, ठीक है, नगर पालिका अधिकारी या कर्मचारी से भिन्न हैसियत से स्वयं या अपने भागीदार द्वारा प्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से कोई हिस्सा या हित रखता है तो समुचित नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई का भागी होगा। अब देखिए धारा 65 में क्या लिखा हुआ, नगर पालिका के साथ किसी संविदा मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट आदि में हित रखने वाले सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के लिए क्या क्या
शक्ति है। कोई भी सदस्य जो किसी नगरपालिका जिसका वह सदस्य है के साथ उसके अधीन उसके द्वारा उसकी ओर से किसी भी संविदा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है या कोई प्लानिंग की है, उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से ऐसा हिस्सा रखता है या जानबूझकर अर्जित करता है जो ऐसा हिस्सा या हित नहीं है धारा 24 के अधीन किसी व्यक्ति के लिए तद द्वारा सदस्य के लिए निरर्थित, मतलब उसको डिस्क्वालीफाई हुए बिना रखा जाना अनुज्ञेय है। किसी दंड न्यायालय के समक्ष दोष सिद्धि पर ऐसे जुर्माने से जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा उसके लिए क्या होगा, फिर वो रेस्पॉन्सिबल होगा। अगर जैसे मान लीजिए अगर उसने इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट रखा हुआ है जिसके लिए मना किया हुआ है और वो इस तरीके के दोष सिद्ध हो जाता है तो उसको 5,000 रुपये तक का क्या है जुर्माना भरना पड़ सकता है। अब देखिए कोई नगरपालिका अधिकारी या कर्मचारी जो किसी नगरपालिका जिसका वह अधिकारी या कर्मचारी है के साथ उसके अधीन उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया या जहां तक नगरपालिका अधिकारी या कर्मचारी के रूप में उसके स्वयं के नियोजन प्लानिंग का संबंध जिसके सिवाय किसी नियोजन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी हिस्सा या हित जानबूझकर अर्जित करता है, किसी दंड न्यायालय के समक्ष दोष सिद्धि पर ऐसे जुर्माने का क्या होगा, वो जुर्माना देने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा और उस पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए भी वो रेस्पॉन्सिबल होगा। अब यहाँ पे धारा 60 देख लीजिए, सदस्य आदि लोक सेवक समझे जाएंगे। जो भी नगरपालिका के सदस्य होंगे, अधिकारी होंगे, सेवक होंगे, नगरपालिका के कर्मचारी होंगे या किसी नगरपालिका के उद्धरण के प्रत्येक पट्टेदार और ऐसे किसी पट्टेदार का प्रत्येक सेवक, अन्य कर्मचारी जो भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत आते हैं, वो सब क्या कहलाएंगे, लोक सेवक समझे जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट इसका चैप्टर नंबर 4 देखेंगे जो है नगरपालिका संपत्ति। ठीक है, तो जाते जाते आपसे पूछ लेते हैं एक क्वेश्चन, बताइए। तो बताइए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन, वार्ड समिति, मैं लिख देता हूँ, वार्ड समिति का गठन मिनिमम है ना, कितनी पॉपुलेशन पर किया जाएगा। ठीक है, आपके ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए 5 लाख, बी ऑप्शन हो जाएगा 4 लाख, 4 लाख पॉपुलेशन पे सी ऑप्शन हो जाएगा 3 लाख और डी ऑप्शन हो जाएगा 2 लाख। ठीक है, तो आपको इसका आंसर बताना है कि वार्ड समिति का गठन मिनिमम कितनी पॉपुलेशन पर किया जाएगा।